नमस्कार। हमें है आपकी सेहत का ख्याल हेल्थ प्लस के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं रजनीश कौर। एक ऐसा मर्ज जो चुपके से आता है और हमें ऐसी परिस्थितियों में डाल देता है कि इससे बच पाना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर समय रहते हमें इसके बारे में जानकारी हो तो हम इससे बच सकते हैं। जी हाँ, बात हो रही है ग्लूकोमा यानी काला मोतिया। इसी विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं जम्मू की जानी मानी डॉक्टर भारती संगराज। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच मैम, ग्लूकोमा जनरल अगर हम कॉमन लैंग्वेज में बोले तो काला मोतिया। सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगी होता क्या है? जो ये ग्लूकोमा बीमारी है, इसके मुझे भी बहुत खुशी हो रही है इस बारे में बात करते हुए, क्योंकि इसको हम साइलेंट थीफ ऑफ विजन कहते हैं। इसमें क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता इंसान की जो विजन है वो खत्म हो जाती है और इंसान को पता भी नहीं चलता, या तो फिर जब पता चलता तो काफी देर हो चुकी होती है। इसके बारे में जानकारी हासिल करना इसलिए भी बहुत जरूरी है क्योंकि इसके कारण जो हमारी नजर कम होती है या खत्म होती है उसको हम वापस नहीं ला सकते। ग्लूकोमा, जिसको हम काला मोतिया भी कहते हैं, बेसिकली होता क्या है इसमें कि आंख में जो हमारी नजर की जो नस है उसकी आहिस्ता आहिस्ता इस बीमारी से सूख जाती है। जी, जो सूख जाती है और फिर इसकी वजह से जो हमारी नजर कम हो जाती है उसको वापस लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसको रीजनरेट करना, नर्व फाइबर्स को जो डैमेज हो चुके हैं इस बीमारी से, बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक, इसीलिए अभी हम हर साल 7 मार्च से लेके 9 मार्च से लेके 15 मार्च तक जो समय है एज ग्लूकोमा अवेयरनेस वीक के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवेयरनेस प्रोवाइड कर सकें इस बीमारी के बारे में। जी मैम, ग्लूकोमा सबसे पहले तो आपने इसका मतलब तो हमें बताया, लेकिन कारण क्या है, क्यों होता है ये हमें एज ए लेमैन मुझे नहीं पता, मैं ये जानना चाहूंगी। के होने के बहुत सारे कारण हैं। यूजुअली इसमें जीन्स का बड़ा रोल प्ले होता है। ऐसा कहते हैं कि जेनेटिक्स इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे फैमिली में अगर किसी को ग्लूकोमा है तो उसके सिबलिंग्स को या मदर को है तो आगे ऑफस्प्रिंग्स को होने के बड़े सारे चांसेस होते हैं। एज के साथ ये डेवलप, इसमें बहुत सारी थ्योरीज हैं जिनके वो वर्कअप किया जा रहा है कि 40 इयर्स के बाद भी इसके होने के चांसेस होते हैं। उसके अलावा कई कई ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से, जैसे ट्रॉमा है, चोट है, इसके कारण ग्लूकोमा हो सकता है। बेसिकली आंख में हमारे एक पानी होता है जिसको एक्वस कहते हैं, ठीक है। वो हमारी आंख का एक स्ट्रक्चर है, सिलरी बॉडी, जो इसको सिक्रीट करती है। उसकी भी एक एक छलनी जैसा एक स्ट्रक्चर होता है हमारी आंख में जिसको ट्रेबिकुलर मैशवर्क कहते हैं। वो वहां से उसका ड्रेनेज होता है, वहां से वो सर्कुलेट होता है और बाहर निकलता है। अगर उस एरिया में कोई रुकावट आ जाए तो वो पानी जैसे ठहर जाता है आंख के अंदर और वो आंख के अंदर प्रेशर डेवलप करता है, जिसके आंख से आंख की नस सूख जाती है। बेसिकली हमारी आंख में एक पानी होता है जिसको एक्वस कहते हैं। वो हमारी आंख का एक स्ट्रक्चर है, सिलरी बॉडी, जिसको वो पानी बनाती है, ठीक है। बाद में वो जो है उसकी सर्कुलेशन होती है थ्रू ट्रेबिकुलर मैशवर्क। वो एक छन्नी जैसा स्ट्रक्चर होता है जहां से वो निकल के बाहर निकल जाता है पानी। अगर यदि उसमें कोई रुकावट आ जाए किसी तरीके की, ये तो वैसा ही हुआ जैसे हमारे घर में सिंक होती है, ठीक है। उसमें जब कभी ब्लॉकेज हो जाती है तो पानी सिंक में कैसे भर जाता है, वैसे ही अगर इस स्ट्रक्चर में भी कोई रुकावट आ जाए किसी भी कारण, चाहे पैदाइशी भी हो सकती है कि स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन सही नहीं हुई है, या फिर किसी इन्फेक्शन या सोजिश के कारण उसकी ब्लॉकेज हो गई है, किसी भी कारण ब्लॉकेज हो गई है तो उसमें पानी भर जाता है। तो वो पानी बैक प्रेशर डेवलप करता है, वो प्रेशर डालता है नस के ऊपर और उससे उसकी जो होती है नस जो होती है वो दब जाती है। मैम, ये सुनने में जैसे हम ऐसे कॉमन मैन हमें ये लगता है कि अगर धूप में ज्यादा रहे, एक्सपोजर ज्यादा हो तो उससे क्या होता है, या स्क्रीन टाइम ज्यादा हो तो तब भी चांसेस है कि ऐसी बीमारी हो हमें। इससे और आई प्रॉब्लम्स होने के बहुत चांसेस हैं, बट ग्लूकोमा के साथ इसकी कोई एसोसिएशन नहीं। मीन्स कि हमें ये धूप की वजह से या इससे कोई चांसेस नहीं है। मैम, इन केस अगर ये मर्ज, ये जैसे ही बोला कि साइलेंट अटैक करता है, ये बाद में हमें पता चलता है, तो कोई ऐसे सिम्टम्स या कुछ ऐसे लक्षण जो हमें दिखे तो हमारे लिए ये रेड फ्लैग हो जाए कि हाँ, हो सकता है, पॉसिबिलिटीज आर देयर कि हमें ये प्रॉब्लम है, कोई ऐसे लक्षण? देखिए, इसको साइलेंट थीफ भी इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें सिम्टम्स बहुत कम होते हैं। जो
मतलब कई वैरायटीज होते हैं ग्लोकोमा। यूजुअली जो होते हैं सिम्टम्स बहुत कम होते हैं, जैसे माइल्ड हेडेक होगी, ऐसे सिम्टम्स होंगे जिनको आप इग्नोर भी कर सकते हो कि आप सोचो कि ऐसे ही है, थकावट है, स्ट्रेन है। तो अनलेस आपको कोई एक्यूट अटैक हुआ है जिसमें आपको लॉस ऑफ विजन, बहुत ज्यादा एक्यूट पेन, रेडनेस वगैरह हो रही है, तो आप इसको इनिशियल स्टेजेस पे मिस कर सकते हो। वो जब तक आप डॉक्टर के पास इन्वेस्टिगेशन के लिए पहुंचते हो और वो हाई इन्वेस्टिगेशन या नॉर्मल रूटीन एग्जामिनेशन करता है, तो उसके दिमाग में ये बात ग्लोकोमा आती है, तब तक हो सकता है कि बहुत ज्यादा नुकसान हो गया हो। तो ऐसा होता है ना, बिल्कुल नहीं सिम्टम होने से थोड़े से हेडेक, आई स्ट्रेन से लेके अगर एक्यूट अटैक है तो रेडनेस, पेनफुल ब्लाइंड आई और लॉस ऑफ विजन भी हो सकता है। मैम कोई स्पेसिफिक एज जिससे हम ये कहें कि हाँ इसके बाद हमें रेगुलर चेकअप्स पे जाना चाहिए, हो सकता है पॉसिबिलिटी कोई ऐसी एज या ये एज के साथ से एसोसिएशन है। 40 इयर्स के अबव जो हमारे पेशेंट्स होते हैं, हम उनको हमेशा बताते हैं कि 40 इयर्स के बाद रेगुलर आई चेकअप करना बहुत जरूरी है। ग्लोकोमा की स्क्रीनिंग करानी बहुत जरूरी है, जिसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो ग्लोकोमा के लिए इंट्राओकुलर प्रेशर माना जाता है, आंख का प्रेशर जिसको हम कहते हैं, उसकी एक प्रेशर रेंज है 10 से 21 के बीच में, वो स्वयं नॉर्मल कंसीडर करते हैं। तो ये बड़ा जरूरी है कि हम उसको मतलब मिनिमम इंट्राओकुलर प्रेशर और सिंपल आई स्क्रीनिंग बाय एन ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट जरूर करें, ताकि वो एक जायजा ले ले ऑप्थेल्मोस्कोपिकली या मतलब स्लिट लैम्प एग्जाम उसके आई के स्ट्रक्चर का और उसके पीछे से ऑप्टिक नर्व का जो स्टेटस है वो देखे। और फिर जिसको जरूरत हो हम उसको हायर इन्वेस्टिगेशन वो कर सकते हैं। ये इसके कोई स्टेजेस हैं या कोई टाइप्स हैं इस बीमारी की या जी, इसकी टाइप्स होती हैं। ओपन एंगल होता है, एंगल क्लोजर ग्लोकोमा होता है, कई बार कॉन्जेनाइटल ग्लोकोमास भी होते हैं। ये इसके मतलब वो जो एंगल होता है हमारा, जो आइरिस और कॉर्निया के बीच में जो स्ट्रक्चर होता है, एंगल जो होता है हमारी आंख का, उसकी एनाटॉमी के ऊपर होता है कि वो क्लोज है, ओपन है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। मैम इन केस अब ये हमें भगवान ना करे किसी को हो जाता है अगर, तो सबसे पहले हमें क्या स्टेप लेने चाहिए और किसका ट्रीटमेंट किस तरीके से चलता है? इसके ट्रीटमेंट में सबसे पहले तो आपको कंसल्ट करना है आई स्पेशलिस्ट को ऑब्वियसली। तो डिपेंडिंग अपॉन कि कितना वो असेस कर पाते हैं, उसके बाद उनको ओसीटी, एक हमारी ऑप्टिक नर्व का स्पेशल टेस्ट होता है, ओसीटी पेरीमीट्री करके टेस्ट होता है, या फिर गोनियोस्कोपी एंगल देखने के लिए कि एंगल का स्टेटस क्या है, और पैकीमीट्री एक टेस्ट होता है हमारा जिसमें हम सेंट्रल कॉर्नियल थिकनेस देखते हैं। ये टेस्ट बड़े इंपॉर्टेंट है असेस करने के लिए कि पेशेंट का क्या प्रोग्नोसिस है, कितना उसको नुकसान पहुंच चुका हुआ है। उसके बाद हम उसको मेडिकल ट्रीटमेंट में, सबसे पहले मेडिकल ट्रीटमेंट ही हम ऑप्ट करते हैं, हम उसको मेडिकल ट्रीटमेंट में डालते हैं। तरह तरह के आई ड्रॉप्स, बड़ी अलग अलग वैरायटी के, अलग अलग मतलब कैटेगरीज के ड्रॉप्स हमारे पास होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन वन ड्रग या टू ड्रग, जैसे पेशेंट रिस्पॉन्स शो करता है हम डालते हैं। कभी हमें ड्रॉप शिफ्ट भी करना पड़ता है डिपेंडिंग अपॉन कि पेशेंट का रिस्पॉन्स कैसा आया है, उसने उसको हमने बेसिकली इसमें हमें हर पेशेंट के लिए एक टारगेट प्रेशर सेट करना पड़ता है। टारगेट प्रेशर एक प्रेशर रेंज है जिसके अंदर हमें इंट्राओकुलर प्रेशर उस पेशेंट, हमें पहले हर इंडिविजुअल का एक टारगेट प्रेशर सेट करना है, जिसमें वो मतलब वो एक ऐसा प्रेशर रेंज होगा जिसके अंदर अगर हम पेशेंट को रखें तो उस पेशेंट को फर्दर डिटोरेशन होने के या डैमेज होने के, प्रोग्रेशन के चांसेस जो हैं वो कम हो जाते हैं। मैम कॉम्प्लिकेशंस कितनी आती हैं? जैसे आपने पहले मेडिकल मैनेजमेंट के लिए पूछा, तो हमारे पास जैसे इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप्स, टैबलेट्स और इंजेक्शंस के फॉर्म में हम पहले ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। उसके बाद अगर नहीं पेशेंट रिस्पॉन्स शो करता है तो हमारे पास सर्जरीज हैं, ट्रेबिकुलेक्टमीज हैं, उसके अलावा इम्प्लांट्स हैं, हमारे पास ड्रेनेज इम्प्लांट्स हैं जो ऑल्टरनेट रूट बना देते हैं उस पानी को निकालने के लिए, एक्वस को निकालने के लिए। उसके अलावा हम लेजर ट्रीटमेंट्स भी आजकल करते हैं, जिसमें एसएलटी है हमारे पास, सिलेक्टिव लेजर ट्रेबिकुलोप्लास्टी है, या आइडोटमीज करनी पड़ती है कई पेशेंट्स में जिसमें नैरो एंगल्स होते हैं। तो मतलब वो डिपेंड करता है पेशेंट को कैसा रिस्पॉन्स शो करता है, फिर उसके अकॉर्डिंग हमें स्विच करना पड़ता है। मैम इसके बाद जो हमें प्रॉब्लम्स आती हैं सर्जरी के बाद कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशंस या कुछ ऐसे प्रिकॉशंस जो हमें लेकर चलने चाहिए ताकि हम दोबारा इस इन्फेक्शन से या इस इन्फेक्शन से हम बच सकें? बेसिकली इन्फेक्शन तो ये नहीं है ठीक है, डिजीज है। इससे बचने के लिए एक तो अर्ली डायग्नोसिस जैसे मैंने बोला, और अगर किसी को हो गया है तो ही हैज टू स्टिक टू द ट्रीटमेंट।
ट्रीटमेंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ड्रॉप्स दिए हैं तो आपको ड्रॉप्स जैसे बताए हुए हैं, जैसे आपकी ड्यूरेशन जैसे भी मतलब बताए हैं वैसे आपको इंस्टिल करने बहुत जरूरी है। ट्रीटमेंट को ब्रेक करना इसमें हमने वो सफर कर सकता है पेशेंट अगर वो बीच में ट्रीटमेंट को ब्रेक करे। मैम सर्जरी के बाद में प्रश्न ये है कि सर्जरी के बाद हमें क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? सर्जरी के बाद तो यूजुअली पेशेंट को ड्रॉप डालने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन इसमें भी फेलियर रेट्स तो होते हैं। हर सर्जरी के अपनी फेलियर रेट्स होते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि सर्जरी की है तो 100% चांसेस हैं कि उसको आगे नहीं होगा ग्लूकोमा या उसको ड्रॉप्स डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अकॉर्डिंगली पेशेंट को कैसा रिस्पॉन्स शो करता है, क्या कॉम्प्लिकेशन आ गई, कहाँ पर फॉल्ट आया, उसको देखकर ही आगे ट्रीटमेंट डिसाइड हो सकता है। मैम आप इस वक्त के टाइम पे ग्लूकोमा क्या अभी भी वैसी ही खतरनाक बीमारी है, या अभी ट्रीटमेंट्स हमारी साइंस ने इतनी एडवांसमेंट कर ली है कि हम बच सकते हैं इससे? हम ये कह सकते हैं कि अब डरने की जरूरत नहीं है इससे? हम इसे डरने की जरूरत तो है, लेकिन मतलब ये कि पेशेंट को अवेयर कर सकते हैं हम, पब्लिक को, जनरल पब्लिक को अवेयर कर सकते हैं। जैसे किसी के घर में ग्लूकोमा है तो हम उसको अवेयर कर सकते हैं कि एट द अर्लीस्ट आप अपनी स्क्रीनिंग टाइम टू टाइम कराएं, ताकि आप इसका एक ही मोटिव है हमारा कि हम इसको जल्दी से जल्दी पकड़ें, ताकि कम से कम डैमेज हुआ हो, क्योंकि जो डैमेज हुआ है उसको हम रिकवर नहीं कर सकते हैं। एटलीस्ट उसकी प्रोग्रेशन को या आगे फर्दर डैमेज को हम प्रिवेंट कर सकें। तो जो एट रिस्क पेशेंट्स हैं, जैसे उनको पेशेंट्स को ये अवेयर करें कि यार आप एट लीस्ट रिस्क हो, आपको तो आई स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करना है। जैसे कि 40 ईयर्स से अबव हैं, या जेनेटिक घर में किसी को ऐसी प्रॉब्लम रही है, किसी ने लंबी देर तक स्टेरॉइड्स लिए हैं, स्टेरॉइड्स जैसे किसी और बीमारी के लिए, आर्थराइटिस के लिए, एस्मा के लिए किसी ने स्टेरॉइड्स लिए हैं, तो वो ग्लूकोमा कर सकते हैं। या फिर किसी को चोट लगी है कभी बचपन में या बड़े होकर आंख में चोट लगी है, तो भी हम उसको बोल सकते हैं कि तू पीरियोडिक चेकअप कर रखें, ताकि अगर कोई ग्लूकोमा हो तो पिक हो जाए। किसी को डायबिटीज है, किसी को हाइपरटेंशन है, या किसी को मायोपिया है, माइनस नंबर है, तो हम उन ऐसे लोगों को रिस्क कैटेगरी में डालते हैं। और इन लोगों को हमें अवेयर करना बहुत जरूरी है कि आप बिसाइड्स ये सब जो आप कर रहे हो, इसके जैसे डायबिटिक है हमारे घर में यूजुअली होते ही हैं हर घर में, तो हम उनको कह सकते हैं कि आप एक रेगुलर आई चेकअप जिसमें इंट्राओकुलर प्रेशर और ऑप्टिक डिस्क एनालिसिस जरूर कराएं। मैम ग्लूकोमा के लिए कुछ ऐसा संदेश जो आप हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे कि आप डे टू डे लाइफ में ये चीज़ें फॉलो करें तो आप इन चीज़ों से बच सकते हैं, और आंखों के प्रति हमारे दर्शकों को एक स्पेशल संदेश? आंखों के लिए मैं बीइंग एन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट मैं यही कह सकती हूँ कि आंखों से बड़ी देन तो कोई नहीं है इस दुनिया में। अगर हम जब तक हम इसकी सेहत का ख्याल रखें, हमें इसकी सेहत का जरूर ख्याल रखना चाहिए। जो चीजें हम टाइम रहते सेटल कर सकते हैं, जिनकी वजह से हम अपने विजन को कंट्रोल कर सकते हैं या बचा सकते हैं, उन पे जरूर हम ध्यान दें और कोशिश करें कि हम उसको मेंटेन करके रख सकें, ताकि हम एक हेल्दी और लाइफ जो है वो जी सके। और ग्लूकोमा के लिए कुछ ऐसा संदेश? ग्लूकोमा के लिए तो मैं यही बोलूंगी कि पेशेंट्स को, कि पब्लिक को यही बोलूंगी कि आप अवेयर रहिए कि ये भी एक डिजीज है, और ऐसी डिजीज है, साइलेंट किलर ऑफ विजन है। तो इस पे आप जरूर ध्यान दें और जरूर स्क्रीनिंग कराएं अपनी। मैम समय का अभाव है, टॉपिक अभी बहुत लंबा जा सकता है, लेकिन हम भी समय के अभाव के चलते हम मजबूर हैं। हम चाहेंगे कि आप फिर किसी दिन और आए हमारे पास और हम डिटेल में फिर से किसी और टॉपिक पे डिस्कशन करें। तब तक के लिए जय हिंद।